हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 8 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रही, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई के महत्वपूर्ण खबरों को यहाँ पर समाहित किया गया है। और ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा हो, झारखंड पीसीएस की परीक्षा हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस की परीक्षा हो, बिहार पीसीएस की परीक्षा हो, राजस्थान पीसीएस की परीक्षा हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें डेली जो समाचार पत्र पत्रिकाओं में रही खबरें हैं, उनको यहाँ पर समाहित किया जाता है, संकलित किया जाता है और आपके समक्ष पिक्टोरियल माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और मुझे समझाने में भी आसानी हो। और जो एक बातचीत की भाषा होती है, उन्हीं बातचीत की भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपके न्यूज़ जो है वो गंभीरता से आपके दिमाग में बैठे रहे। ठीक है, तो इस वीडियो का आप फायदा उठाइए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और रीच बढ़ती रहेगी, कंटेंट हमारा रिच होता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ सूचना है, महत्वपूर्ण है, आपके जानने के लिए भी जरूरी है, और जिन्होंने हमारा पैकेज ज्वाइन कर रखा है उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा मासिक संकलन हिंदी मार्च 2025 है और मंथली कंपाइलेशन इंग्लिश मार्च 2025 का है, ये दोनों जारी कर दी जा चुकी हैं। पीडीएफ शेयर कर दिया गया है। पूरे मार्च महीने का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सब कुछ इस पीडीएफ में संकलित है, और इस पीडीएफ को आपके कम्युनिटी पोस्ट में शेयर की जा चुकी है, आपके ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। तो जो लोग मार्च महीने का जिन्होंने पैकेज ज्वाइन कर रखा था उनको शेयर कर दिया गया है। जो नहीं ज्वाइन किए थे और अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जाके मार्च महीने का जो हमारा पैकेज है, फरवरी महीने का पैकेज है, वो ज्वाइन कर लें। जैसे ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ ये प्रोवाइड हो जाएगा। कैसे पहुंचेंगे उसके लिए मैं आपको एक सूचना दे देता हूं। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, पिन कमेंट चेक करिएगा। हमारी संस्था की ओर से कमेंट पिन कर दिया गया है, उसमें आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल और उसके बाद जो आरओ की जो टेस्ट चल रही है वो सब कुछ वहां पर पिन कमेंट में आपको सबके लिंक मिल जाएंगे। जो भी महीने का, जिस भी महीने का आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। पैकेज जो हमारा करंट अफेयर का है नाम मात्र शुल्क में होता है। वो नाम मात्र शुल्क भी हम सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ठीक है, 18 रुपए 75 पैसे में आप हमारा मंथली करंट अफेयर का पैकेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है यहाँ पर आप देखिए। डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो क्लास मिल जाती है। पर डे आपको चित्रात्मक पीडीएफ मिल जाती है। डेली 10 एमसीक्यू का टेस्ट मिलता है, और ये एमसीक्यू का जो लेवल होता है सेम यूपी पीसीएस का लेवल होता है। बहुत से लोगों के जो रिव्यू है, आप जब कमेंट बॉक्स में या फिर जाके देखेंगे ग्रुप में, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा तारीफ कंटेंट के साथ साथ में किसकी होती है, तो सिर्फ जो डेली 10 एमसीक्यू टेस्ट लगते हैं उनकी तारीफ होती है। लेवल बहुत शानदार है। प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ जो होती है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। हमारा यहाँ जो वीडियो क्लास है, ये पूरा वीडियो क्लास देखा जाए तो बाइलिंगुअल चल रहा है। केवल मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, हमारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है। दोनों माध्यम के बच्चों को यहाँ पर पूरा फायदा मिलेगा। महीने के एंड में क्या होता है, पूरी कंप्लीट पीडीएफ जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई इसको शेयर कर दी जाती है। एक फुल लेंथ टेस्ट ऐप पर होता है जिसकी वैधता 1 साल तक होती है। और देखा जाए ये पूरा पैकेज कितने का है, 18 रुपए 75 पैसे में ये पूरा मासिक पैकेज आपको मिल जाएगा। आप जाइएगा कमेंट बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करिएगा, जाइए। पहला जो दिन होता है यानी 1 तारीख का जो दिन होता है उसमें वो डेमो है। डेमो के तौर पर भी आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, लेवल देख सकते हैं, उसके बाद आप ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण खबर है उन खबरों पर चर्चा करें। सबसे पहले देखते हैं पोषण पखवाड़ा। अब यहाँ पोषण पखवाड़ा की चर्चा कर रहे हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पोषण पखवाड़ा कब से कब तक सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो पोषण पखवाड़ा जो है ये 8 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल 2025 के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है पोषण पखवाड़ा, तो याद रखिएगा महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय जो है, ठीक है, महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय के द्वारा ही पोषण पखवाड़ा को सेलिब्रेट किया जाता है। कब से कब तक मना रहा है, 8 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल के बीच में पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। और इस बार कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कौन सा, 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है पोषण पखवाड़ा का। ठीक है, और बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, तो देश भर में कुपोषण से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराने के उद्देश्य से ही पोषण पखवाड़ा हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 7वां संस्करण द्वारा आयोजित किया जा रहा है महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय के द्वारा, 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक। ठीक है, बेसिकली जो पखवाड़ा होता है 15 दिन का जो पाक्षिक टाइम पीरियड होता है उसको हम पखवाड़ा कहते हैं। ठीक है, जैसे सप्ताह होता है, एक होता है दैनिक, फिर एक होता है साप्ताहिक, फिर एक होता है 15 दिन का पखवाड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद मासिक। तो जो पखवाड़ा होता है, पखवाड़ा उसी चीज को कहते हैं। आगे देखें, इस वर्ष जो पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है यहाँ पर 4 मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया गया। वो 4 मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है जीवन के पहले 1000 दिनों के दौरान देखभाल।
जब बच्चा पैदा होता है तो पहले जो 1000 दिन है उस बच्चे के, यानी कि औसतन देखा जाए तो 3 साल तक उस बच्चे की जो स्वास्थ्य देखभाल है उसका यहां पर ध्यान रखा जाए, ये पहला फोकस है। दूसरा फोकस क्या है, पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल का प्रचार प्रसार करना। जो पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल है उसका प्रचार प्रसार करना दूसरा उद्देश्य है, दूसरा फोकस है। तीसरा फोकस क्या है, पोषण का जो कुपोषण है, ठीक है, कुपोषण का प्रभावी प्रबंधन करना। जो कुपोषण होता है किन कारणों से होता है, कैसे होता है, कैसे उनका प्रबंधन किया जा सकता है, इन सब बातों पर फोकस किया जाएगा। और चौथा क्या है, चौथा पॉइंट है बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना। ये चौथा फोकस बिंदु है। इन्हीं 4 फोकस बिंदुओं पर इस बार जो स्वस्थ पखवाड़ा है, ठीक है, स्वस्थ पखवाड़ा, पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आपको बताना है कि महिला बाल विकास कल्याण मंत्री वर्तमान में कौन है, कमेंट करके बताइए। हम प्रश्न पे आते हैं अगले टॉपिक पर। यूरोपीय आयोग ने अमेरिका को शून्य के लिए शून्य शुल्क की पेशकश की है। देखा जाए तो जो यूरोपियन यूनियन है वो अमेरिका के जो टैरिफ है उस टैरिफ से बातचीत करने के बेंच पर, टेबल पर आने के लिए तैयार हो गया है कि हम बातचीत करते हैं, हम भी आप पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, आप भी हम पे कोई टैरिफ मत लगाइए। इस उद्देश्य पे वो आ गया है। हम चर्चा कर ले यहां पर। तो यूरोपीय आयोग ने अमेरिका को शून्य के लिए शून्य शुल्क की पेशकश की है। यूरोपीय संघ की जो प्रमुख है उर्सुला वॉन डेर लियन, क्या नाम है इनका, उर्सुला वॉन डेर लियन जो है ये यूरोपीय कमीशन की वर्तमान में चीफ है। और इन्होंने कहा है कि यूरोप अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय संघ जो है ये व्यापार के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रभावों को खुद को बचाएगा। बेसिकली जो यूरोपीय यूनियन है वो चाहता है कि अमेरिका के जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, अब रेसिप्रोकल टैरिफ कब से लागू हुए, तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ थे ये घोषणा तो इसकी हुई है, डेट याद रखिए, इसकी घोषणा हुई थी कब, 2 अप्रैल को, ठीक, 2 अप्रैल को घोषणा हुई। और लागू कब से होगा, ये लागू होगा 9 अप्रैल से, ठीक है, 9 अप्रैल से लागू होगा। यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप जान लीजिए। देखा जाए अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, चीन के ऊपर देखा जाए जब अमेरिका ने टैरिफ लागू किया, भारत के ऊपर 26% का टैरिफ लगा रखा है। अमेरिका मानता है कि जो भी देश हमारे ऊपर जितना टैरिफ लगा रखा है उसका 50% तो हम भी उस देश के ऊपर लगाएंगे। उसने चीन के ऊपर 34% के आसपास टैक्स लगाया था, चीन ने भी पलटवार करते हुए 34% का टैक्स लगा दिया। और अब क्या किया है ट्रंप ने, आज ही ट्रंप ने घोषणा करी है कि जो चीन ने किया है, कृत्य किया है, मतलब टैरिफ लगा दिया है अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर, अब ट्रंप ने क्या कर दिया है, वापस से जो पुराना टैरिफ लगाया था उस टैरिफ के बजाय 50% टैरिफ और लगा दिया है चीन पर, 50% टैरिफ और लगा दिया है। और कहा है कि जब तक चीन हमारे ऊपर से टैरिफ नहीं हटाएगा इस टैरिफ को हम 50% को हटाएंगे नहीं। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। और इसी संदर्भ में अगर देखा जाए जो वर्तमान में भारत, ठीक है, जो सेंसेक्स है वो लगभग 5.5% तक गिर गया है, ठीक है। वहीं पर जो अमेरिका सॉरी चीन का जो शेयर बाजार है, चीन जापान का शेयर बाजार देखा जाए तो वो लगभग 15% तक गिर चुका है। सब कुछ पूरे मार्केट में लालम लाल चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है, सब कुछ एकदम लाल लाल हो रखा है। तो ये सारी चीजें इस टाइम चल रही है। और इसी बीच खबर आती है कि कौन, यूरोपीय आयोग जो है वो अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। कह रहा है कि शून्य के लिए शून्य की पेशकश की है, शून्य शुल्क की पेशकश की है। चलिए अगले खबर पर हम चर्चा करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,839 करोड़ रुपए के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय को मंजूरी प्रदान की है। जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था इसका जो दूसरा चरण है इसको मंजूरी प्रदान कर दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। पॉइंट्स पर चर्चा कर ले तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित गांवों के समग्र विकास के लिए शुरू किए गए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को 4 अप्रैल 2025 को मंजूरी प्रदान की है। कब मंजूरी प्रदान की है, डेट याद रखिएगा। और जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम होते हैं बेसिकली जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बसे हुए गांव है, वो गांव क्या होते हैं, विकास कार्यों में पीछे रह जाते हैं, जिससे वहां से लोगों का हो जाता है पलायन। अब पलायन हो जाता है तो पलायन होने से क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जब ग्रामीण क्षेत्र भी देखा जाए जो सीमावर्ती इलाके होते हैं उनमें गांवों का होना बहुत जरूरी है। गांवों का होना इसलिए जरूरी है, कई बार तो ऐसा होता है कि गांव के नागरिक ही आके, जैसे हमारी सेना चौकियां हैं, अब सेना चौकियां जो होती हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बहुत बार घुसपैठ होता है
तो जो गांव के लोग हैं वो गांव के लोग भी सूचना दे देते हैं कि फला जगह से घुसपैठ होने वाली है। ऐसी स्थिति में गांव के लोगों का सीमावर्ती क्षेत्रों में होना आवश्यक है। और वो होंगे कैसे? अगर वहां विकास के समुचित साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो गांव के लोग वहां गांव से पलायन कर जाएंगे। बेसिकली आपने नाम सुना होगा माना गांव, ठीक है, उत्तराखंड का माणा दर्रा जो है वहीं पर माणा गांव है। अब माणा गांव जो था उसको माना जाता था, ठीक है, मैं पेन चेंज करता हूं फिर आपको बताता हूं। उत्तराखंड का एक गांव था माणा। जब ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नहीं आया था तो माणा गांव को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था कि ये भारत का अंतिम गांव है। इसको पहले कहा जाता था भारत का अंतिम गांव माना जाता था इसको, ठीक है, भारत का अंतिम गांव कहा जाता था। उत्तराखंड में अवस्थित था, चीन बॉर्डर पर ही अवस्थित था माना गांव। यहां से क्या हुआ कि लोगों का पलायन जो था बड़ी तीव्रता से हुआ, बहुत तेजी से लोग यहां से पलायन करके, क्योंकि यहाँ समुचित विकास के साधन जो थे वो उपलब्ध नहीं थे, लोगों को रोजगार नहीं मुहैया हो पाता था, समुचित साधन उपलब्ध नहीं थे, आजीविका के संसाधन उपलब्ध नहीं थे, तो लोग यहाँ से पलायन कर जाते थे। पलायन कर जाते थे तो क्या हुआ कि गांव धीरे धीरे खाली होने लगा। अब खाली होने लगा तो देखा जाए सरकार का इस ओर ध्यान गया और सरकार ने फिर उसके बाद से देखा जाए तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को स्टार्ट किया। जब उसका प्रथम चरण लागू हुआ, प्रथम चरण लागू होने के बाद जहां पर टैगलाइन प्राप्त था इसको कि भारत का अंतिम गांव, तब उसके बाद क्या हुआ, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बाद इस चीज को, जो ये नाम था, इस नाम को परिवर्तित कर दिया गया और क्या कहा गया कि भारत का प्रथम गांव। जब आप जाएंगे कभी उत्तराखंड माणा गांव जाएंगे, लिखा होगा वहां पर, जो बोर्ड होता है उस बोर्ड पर लिखा है भारत का प्रथम गांव, ठीक। भारत का प्रथम गांव कौन सा है? माना गांव है। ये यूके पीएससी में पूछा भी जा चुका है। यूके लोअर और एफआरओ की परीक्षा हुई थी, उन दोनों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारत का प्रथम गांव कौन सा है? माना गांव है भारत का प्रथम गांव, ठीक है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बेसिकली इन्हीं सब चीजों से संबंधित है, जो सीमावर्ती गांव होते हैं वहां पर, ठीक है, गांवों का समग्र विकास किया जाए, इसी के लिए संबंधित था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब इसका दूसरा चरण लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? 4 अप्रैल 2025 को लागू किया गया। यह कार्यक्रम सुरक्षित संरक्षित जीवंत भूमि सीमाओं के लिए विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इसका उद्देश्य समृद्धि और सुरक्षित सीमा सुनिश्चित करने, सीमा पर होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने और सीमावर्ती आबादी को उपयोग सीमा से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उन्हें आजीविका के पर्याप्त अवसर मुहैया कराने तथा उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने के उद्देश्य से ही इस योजना को लागू किया गया। यानी कि जो मैंने आपको समझाया ना कि जो सीमावर्ती गांव होते हैं वहां की जो आबादी होती है ये भी संवेदनशील सूचनाएं हमको प्रदान करती हैं, सेना को प्रदान करती हैं। जब वो वहां पर रहेंगी तभी तो हमको जो संवेदनशील सूचनाएं वो प्राप्त हो पाएंगी। तो इसीलिए वो वहां पर रहें, अपने स्थान पर रहें, उस गांव में रहें, इसलिए जो उनको बुनियादी सुविधाएं हैं उपलब्ध कराना, बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना, आजीविका के पर्याप्त साधन अवसर कराना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और उसी के लिए जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया गया, दूसरा चरण इसका लागू कर दिया गया है। यहां पर हम चर्चा कर लें, कुल 6,839 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुने हुए रणनीतिक महत्व के गांवों में वित्त वर्ष 2028-29 तक लागू किया जाएगा। यानी कि दूसरा चरण जो है ये कब तक लागू किया जाएगा? 2028-29 तक, 2028-29 तक लागू किया जाएगा। खर्च कितना आएगा टोटल दूसरे चरण में? 6,839 करोड़ का खर्च आएगा। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कोई आपसे पूछ ले, परीक्षा में आपसे लिखने के लिए भी आ जाए, तो अब आप आसानी से लिख सकते हैं। सीमावर्ती राज्यों का जिक्र करिएगा और वहां के चुनिंदा गांवों का, जो रणनीतिक महत्व के गांव हैं, उन गांवों का विकास किया जाएगा, इसी से संबंधित है। अगली खबर पर चर्चा करें। कानपुर समेत 8 जिलों के विकास को दिशा देगा रीजनल प्लान 2051, ठीक है, रीजनल प्लान 2051। बेसिकली यहां पर देखा जाए, जैसे एनसीआर था, एनसीआर की तर्ज पर हमने एससीआर का विकास किया, स्टेट कैपिटल रीजन का। अब उसी स्टेट कैपिटल रीजन और एनसीआर के तर्ज पर देखा जाए तो हम लोग क्रीडा का विकास करेंगे। अब उस क्रीडा में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे?
कानपुर के आसपास के जो जिले हैं 8 जिलों का विकास किया जाएगा, उनकी समग्रता से एक जैसा ही विकास किया जाएगा। जैसे दिल्ली एनसीआर का विकास हुआ उसी के तर्ज पर विकास होगा। और इस प्लान को क्या नाम दिया गया है? इस प्लान को नाम दिया गया है रीजनल प्लान 2051। पॉइंट पर चर्चा करें, क्या क्या पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कानपुर के साथ उसके आसपास के 8 जिलों को मिलाकर दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर विकास का खाका खींचा जाएगा। और यहां पर होगा क्या कि इसके लिए कानपुर देहात, कानपुर नगर, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, औरैया, कन्नौज को मिलाकर कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी यानी क्रीडा का गठन किया जाएगा। क्रीडा में कौन कौन से जिले आते हैं, ये परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। जब आप यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 6 लिख रहे होंगे, ठीक है, जीएस 6, वहां पर जब आप एससीआर लिख रहे होंगे या फिर उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय भिन्नता या बुनियादी अवसंरचना विकास, तो वहां पर क्रीडा को आप मेंशन कर सकते हैं, क्रीडा को लिख सकते हैं। और क्रीडा को लिख सकते हैं तो क्रीडा को ऐसे ही आप थोड़ी ना लिख के आ जाएंगे कि क्रीडा का विकास किया जाएगा। क्रीडा का फुल फॉर्म बताइए, उसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, क्यों विकास किया जा रहा है, ये सारे पॉइंट आप लिखिएगा वहां पर। तो जाने रहिए जो कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी है यानी क्रीडा है, इसमें कौन कौन से जिले शामिल होंगे। कानपुर देहात शामिल होगा, कानपुर नगर शामिल होगा, बांदा शामिल होगा, हमीरपुर शामिल होगा, फतेहपुर शामिल होगा, जालौन, औरैया, कन्नौज, ये जिले ऐसे हैं 8 जिले जो इसमें सम्मिलित होंगे। आगे हम बात करें, इसका जिम्मा जो है, क्रीडा के गठन का जिम्मा किसको दिया गया है? कानपुर विकास प्राधिकरण को दिया गया है, केडीए को दिया गया है। ठीक है, जो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको प्रदान किया गया है कि आप क्रीडा का विकास करिए। और क्रीडा में 8 जिले हैं और इन्हीं 8 जिलों को देखा जाए एससीआर के तर्ज पर, एनसीआर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। आगे हम चर्चा करें, इसके तहत कानपुर समेत पड़ोसी 8 जिलों को मिलाकर कुल 20,094 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में विकास से जुड़ी प्रोजेक्ट को नया मुकाम दिया जा सकेगा। यानी कि टोटल एरिया कितने रूप से विकसित किया जाएगा? 20,094 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र जो है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, इस पे क्रीडा का विकास किया जाएगा। अंतर्गत 8 जिले आते हैं, जिलों का नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो सऊदी अरब का भारत पर अस्थायी वीजा प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, आप में से बहुत से लोग पर डे एक सवाल जरूर आता है कमेंट में कि सर क्या आपका वीडियो देखने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य है? तो न्यूज़पेपर की जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, संपादकीय आप चाहें तो संपादकीय पढ़ सकते हैं। अन्य खबरों में जो आपको छांटना होता है ना कि कौन सी हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है, कौन सी नहीं, तो यहां पर देखा जाए डेली जो इंपॉर्टेंट ऐसी खबरें होती है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो यहां पर कवर कर दी जाती है। आप किसी भी टॉपर्स को सुनेंगे तो टॉपर एक चीज जरूर आपसे कहता है कि आप करंट अफेयर के लिए 2 सोर्स जरूर फॉलो करिए। अब वो 2 सोर्स कौन से हों, उन 2 सोर्स को भी मैं आपको बता दे रहा हूं। एक, प्रतिदिन अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो आपको 2 चीजें फॉलो करनी चाहिए ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके 100% नंबर, जैसे 30 से 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे ही लिए जाते हैं, वो चाहे आर्थिक सर्वेक्षण हो, बजट हो, योजनाएं हो, सबको मिला के अगर देखा जाए तो 30 से 35 क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर के आते ही आते हैं। उस 30 से 35 क्वेश्चन में आप चाहते हैं कि आपके 28 से 29 क्वेश्चन या 31 से 32 क्वेश्चन तक सही हो जाए, तो आप सिर्फ आंख बंद करके 2 चीजों को फॉलो करिए। पहली चीज क्या है? पहला, आप हमारा वीडियो जो डेली शाम को 7:30 बजे आता है, इस वीडियो को फॉलो करिए, इसकी पीपीटी टेस्ट वगैरह आप दीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं हमारे ग्रुप में, लोग जो मैं क्लास लेता हूं उसके नोट्स बनाते हैं, जबकि हम पीडीएफ साझा करते हैं फिर भी वो नोट्स बनाते हैं कि सर इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आप लोग करिए ऐसा। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारी निरंतर दृष्टि मैगजीन आती है, उस निरंतर दृष्टि मैगजीन को आप जरूर पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपके करंट अफेयर में संपूर्णता आएगी, करंट अफेयर के लिए आपको बहुत बर्डन नहीं फील होगा। दृष्टि मैगजीन मुश्किल से अगर जो देखा जाए निरंतर दृष्टि आती है, वो 60 से 65 पेज की होती है पूरे महीने की, और उसको आप पढ़ने बैठेंगे तो 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी वजह से जो 2 सोर्स फॉलो करने के लिए जितने भी टॉपर्स हैं या जितने भी पहले परीक्षाओं में लगातार अनावरत रूप से लगे हुए हैं, उनका जो कहना है उस कहने को आप भी फॉलो कर सकते हैं, और वो जेन्युइन चीजें कहते हैं। हम आपसे जेन्युइन चीजें कहेंगे तो आपको लगेगा कि सर अपना खुद का प्रमोट कर रहे हैं, इसी वजह से मैं खुद का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं आपको जो 2 चीजें फॉलो करनी है, वो 2 चीजें आप कैसे फॉलो करिए। एक तो हमारा आप वीडियो देख सकते हैं, पर डे देख सकते हैं, शाम को 7:30 बजे वीडियो यूट्यूब पर फ्री है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप निरंतर दृष्टि मैगजीन को फॉलो करते रहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि करंट अफेयर के लिए जो आप लास्ट में एग्जाम के पहले पैनिक करते हैं ना, वो पैनिक करना भूल जाएंगे। आपका करंट अफेयर का फोबिया जो है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगा। आप 2 महीने फॉलो करके तो देखिए। चलिए आगे हम देखें,
सऊदी अरब ने क्या किया है, भारत पर अस्थायी रूप से वीजा प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगाया है, इन पे चर्चा कर लेते हैं। सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान समेत, ठीक है, भारत पाकिस्तान समेत दुनिया के 14 देशों के वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब की सरकार का यह अस्थायी प्रतिबंध बिजनेस और फैमिली वीजा के साथ साथ उमराह वीजा, यानी कि जो हज करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं उसके लिए जो वीजा बनवाते हैं उस वीजा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ये 14 देश जो है, ये 14 देश कौन कौन से हैं यहां पर देखें। इन 14 देशों में भारत शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, मिस्र, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथोपिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया और यमन, ये 14 देश सम्मिलित हैं। इन्हीं 14 देशों पर यहां पर प्रतिबंध लगाया गया है सऊदी अरब के द्वारा। चर्चा कर ले, पिछले साल हज के दौरान भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाने की वजह से यह फैसला लिया गया है। पिछली बार क्या हुआ था, हज यात्रा जब हो रही थी, उसी हज यात्रा के दौरान जो उमराह गए हुए थे उन्हीं उमराहों में भगदड़ हो गई और भगदड़ के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों का देहांत हो गया, वहां पर मर गए, ठीक है, सऊदी अरब में, मक्का में। और उसी के बाद ये फैसला इस बार लिया गया है। और ये जो अस्थाई बैन लगाया गया है, ये बैन कब तक बेसिकली चलेगा तो हम चर्चा कर ले। हालांकि यह अस्थाई बैन सभी देशों पर मध्य जून, यानी कि इस साल हज पूरा होने तक ही जारी रहेगा। इस साल का जो हज है वो जून तक पूरा हो जाएगा, मध्य जून तक। और मध्य जून के बाद ये जो अस्थाई प्रतिबंध लगाया गया ये हट जाएगा स्वयं से ही, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए उसके बाद वीजा प्रोग्राम को फिर से सामान्य तौर पर लागू कर दिया जाएगा। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस खाड़ी देश के द्वारा भारत पर अस्थाई वीजा प्रतिबंध लगाया गया था। परीक्षा जवाब देंगे तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में या फरवरी माह में या मार्च माह, अप्रैल माह में निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश के द्वारा भारत पर अस्थाई वीजा प्रतिबंध लगाया गया था। सऊदी अरब था। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारत और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं वो रिश्ते बहुत ही मजबूत हैं, ठीक है, वो रिश्ते बहुत ही मजबूत है और नेक्स्ट लेवल के रिश्ते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो सुरक्षा दृष्टिकोण से, ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा ये अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है और अस्थायी वीजा प्रतिबंध सऊदी अरब ने इंडिया पर भी लगाया है। इंडिया के साथ साथ 14 अन्य देशों पर लगाया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे हम चर्चा करें। राई लोक नृत्य के लिए दिग्गज पद्मश्री राम सहाय पांडे का निधन हो गया है। आज की ही खबर है, आज सुबह इनका देहांत हो गया। 8 अप्रैल के दिन इनका देहांत हुआ, याद रखिएगा। राई लोक नृत्य जो है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। राई लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे, इनका निधन हो गया है। पॉइंट पर चर्चा कर लें तो राई लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री राम सहाय पांडे का लंबी बीमारी के बाद 8 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है राम सहाय पांडे, ठीक है, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये है रामनाथ कोविंद जी, जब ये राष्ट्रपति थे उसी के दौरान इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं 8 अप्रैल, यानी आज की ही खबर है। चलिए आगे हम चर्चा करें। सागर जिले के निवासी राम सहाय ने 18 देशों में 100 से अधिक प्रस्तुतियां दी हैं, ठीक है। और वहीं पर देखा जाए 2022 में देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, जब भी कोई व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित किया गया हो, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया हो, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया हो या पद्मश्री से सम्मानित किया गया हो, उसका जब निधन होता है तो उसका निधन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। आरओ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आरओ में जैसे आपने परीक्षा दिया था फरवरी 2023 में, ठीक है, आपने फरवरी 2024 में जब आपने एग्जाम दिया था, तो फरवरी 2024 में जब एग्जाम दिया था 12 फरवरी 2024 को, उसमें ऑब्ituary से संबंधित क्वेश्चन आए थे। उसमें मंथ अरेंज करने के लिए दिया था कि घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज करिए, जो उनकी जिन लोगों की महान विभूतियों की मृत्यु हुई थी उनमें अरेंज करने के लिए दे दिया था। अब मंथ अगर जो याद था कि इनका देहांत किस महीने में हुआ, तभी आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। यहां भी जाने रहिए कि जो राम सहाय पांडे हैं पद्मश्री से सम्मानित है। और एक चीज कॉमन उसमें था, जब प्रश्न पूछा गया था, जितने लोग थे वो फेमस व्यक्ति थे, वो पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति थे, उनका नाम पूछा गया था। तो यहां पर जो भी पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित लोग हो उनका नाम याद रखा करिए और महीना जरूर याद रखा करिए। चलिए आगे हम देखें। द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन शहर के प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है, यानी कि जो लिस्बन शहर है उसकी चाबी इनको भेंट स्वरूप उपहार की गई, की ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। पॉइंट पर चर्चा कर ले। यहां पर देखा जाए तो अभी वर्तमान में
स्लोवाकिया और पुर्तगाल की यात्रा पर है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। उसी संदर्भ में हम पॉइंट पर चर्चा करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन शहर की मानद नागरिक बनाया गया है और 7 अप्रैल 2025 को उन्हें लिस्बन शहर के प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर प्रदान की गई है। यहां पर हम चर्चा करें, राष्ट्रपति मुर्मू को यह चाबी लिस्बन के मेयर कार्लोस मोएदास के द्वारा शहर के ऐतिहासिक कोमारा म्यूनिसिपल डी लिस्बोआ में प्रदान किया गया। आगे हम चर्चा करें, राष्ट्रपति मुर्मू 7 से 10 अप्रैल 2025 तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया दो देशों की आधिकारिक यात्रा पर गई हुई हैं। यह यात्रा कब है याद रखिएगा, 7 से 10 अप्रैल 2025 के बीच में भारत की राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की यात्रा पर गई थी। दो दो का पेयर दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 8 देश दे देगा, जिसमें से दो दो का पेयर एक एक ऑप्शन में होगा और यहां पर एक ऑप्शन दे रखा होगा पुर्तगाल और स्लोवाकिया। उसी ऑप्शन को आपको टिक करना है परीक्षा में, ठीक है, जाने रहिए। चलिए आगे हम देखें, अपनी यात्रा के पहले चरण में, जो इनका पहला चरण हुआ, पहले चरण में 7 से 8 अप्रैल यानी कि कल और आज 2 दिन की यात्रा इनकी पुर्तगाल की थी। दूसरे चरण में यानी कि 9 और 10 कल और परसों ये कहां पर जाएंगी, स्लोवाकिया जाएंगी, ठीक है। तो ये दो देशों के दौरे पर रही। दोनों देश का नाम याद रखना, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि अप्रैल 2025 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की यात्रा पर थी। दो दो का पेयर दे रखेगा और दो दो के पेयर में क्या होगा, जैसे दो का पेयर एक ऑप्शन में तो 4 ऑप्शन रहेंगे, 8 देशों का नाम होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, क्लिक कर दीजिएगा। चलिए यहां पर देखें, आज प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसके 10 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए, आज ही के दिन पूरे हुए। आज ही करंट अफेयर की जो क्लास आ रही है, ये क्लास आज ही आ रही है। यानी कि इससे एक चीज ये पता चलता है, जितनी खबरें यहां पर है लगभग खबरें जो है आज के डेट की ही है। एक खबर इसमें पुरानी है, पंबन ब्रिज के बारे में पिछले वीडियो में छूट गया था, हमने नहीं कवर किया था 7 अप्रैल वाले में। आज उसको यहाँ पर हम कवर कर लेंगे, लेकिन अन्य जितनी खबरें हैं वो आज की ही है। यानी दिन भर की जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं वो आपको डेली शाम को क्लास में मिल जाती है, कोई भी बासी खबर आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर चर्चा करें, भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 अप्रैल 2025 को अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड मुद्रा को 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया था, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और जो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट में मुद्रा कहते हैं, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 8 अप्रैल 2015 को किया गया था, ठीक है। और जो योजनाएं होती हैं, योजनाओं से संबंधित मैच द फॉलोइंग में सवाल आते हैं, वहां पर जब मुद्रा योजना से संबंधित सवाल आएगा, आप मैच द फॉलोइंग में 8 अप्रैल 2025 को याद रखिएगा। 8 अप्रैल 2015 को याद रखिएगा कि मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई थी, 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। और देखा जाए किसी भी योजना के, आप उन योजनाओं पे ध्यान जरूर रखिएगा जिनके 9 साल पूरे हो गए हैं या 10 साल पूरे हो गए। जैसे स्टार्टअप को देखा जाए, स्टार्टअप योजना के 9 साल पूरे हो गए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 9 साल पूरे हो गए थे। वहीं पर देखा जाए मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए। तो ऐसी योजनाएं जिनके 9 साल 10 साल पूरे हुए हैं, उनका जो दृष्टिकोण है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनकी उपलब्धियों को खासा ध्यान रखिएगा। आगे चर्चा करें, इस योजना और मुद्रा का उद्देश्य, जो ये मुद्रा योजना है और साथ ही साथ जो मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा के बारे में जो मैंने बताया आपको, यहां पर इसका उद्देश्य क्या है, देश के छोटे और सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों को आसान ऋण तक पहुंच प्रदान करना, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को। आगे चर्चा करें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान किया जाता है। इन ऋणों को मुद्रा ऋण कहा जाता है। चर्चा करें आगे, ये ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी जो मुद्रा लोन है, वो मुद्रा लोन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यहां पर बैंकों का नाम दे रखा है किसके किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, कब स्टार्ट हुई थी मुद्रा योजना, 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई थी, 10 साल पूरे हो गए। चलिए अगली खबर पर चर्चा कर ले, रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किया गया है। जैसे ही मैंने आपको बता रखा है देश का पहला आए, तो वह आपकी परीक्षा के लिए हो गया महत्वपूर्ण, ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए हो गया महत्वपूर्ण। और यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन कहां पर, रामेश्वरम में किया गया है, पंबन ब्रिज पर।
चर्चा कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में नवनिर्मित पंबन पुल का उद्घाटन किया, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट यानी कि ऊर्ध्वाधर रेलवे समुद्र पुल है। ये आप देख सकते हैं, ये रेलवे का पुल है और ये खुद से ही खुल जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में 8300 करोड़ रुपए की यानी 8300 करोड़ रुपए की अधिक लागत वाली विभिन्न रेल एवं सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है। नवनिर्मित पंबन पुल पुराने पंबन पुल के बगल में बनाया गया है। यह 110 साल पुराने पंबन पुल की जगह लेगा। जो पंबन पुल था पहले, उसके स्थान पर बनाया गया है। और जो पुराना पंबन पुल था, इसको 2022 से बंद कर दिया गया था सुरक्षा कारणों से। ठीक है। यहाँ पर 110 साल पुराना हो गया था, डैमेज ना हो जाए या कोई हादसा ना हो जाए, इसी वजह से 2022 में पुराने पंबन पुल को बंद कर दिया गया था। और 6 अप्रैल 2025 को नया पंबन पुल बनके तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन को अटेंड करने के बाद, ठीक है, अटेंड करने के बाद गए श्रीलंका। श्रीलंका में मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित हुए। 6 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। उसके बाद जब वापस लौटे भारत, तो सबसे पहले वो गए तमिलनाडु, वहां पर पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। उसके बाद वापस दिल्ली लौटे थे। आगे हम चर्चा कर ले। यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल है। इसकी लंबाई कितनी है? कितने किलोमीटर लंबा है ये? 2.08 किलोमीटर लंबा, यानी 2.08 किलोमीटर लंबा पुल है। यह पाक जलडबरू में स्थित पंबन द्वीप को रामेश्वरम के तमिलनाडु के मुख्य भूमि पर स्थित जो मंडप शहर है उसको जोड़ता है। यानी पंबन द्वीप को मंडप शहर से जोड़ने का कार्य करता है। यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल। ठीक है। चलिए अगले और अंतिम खबर पर चर्चा करें तो कोलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है, उस सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के द्वारा यह रिकमेंड किया गया है कि जो न्यायमूर्ति अरुण पल्ली है, और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ये कहाँ के हैं, कहाँ के न्यायाधीश हैं? तो ये जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है वहां के न्यायाधीश हैं। इनको कहा गया है कि अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, वो बनाया जाए। चर्चा कर ले पॉइंट पर। ये है अरुण पल्ली। यहां पर आप फोटो देख लीजिए, फोटो देखे रहेंगे तो चीजें याद रहेंगी। इसीलिए मैं आपको कहता हूं डेली जो हमारी क्लास होती है, इस क्लास की पीडीएफ आप जरूर देखा करिए, याद रहेंगी चीजें, आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। क्यों सिफारिश की है यह भी जान लीजिए। यह निर्णय वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ताशी रबतन वर्तमान में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हाईकोर्ट है वहां के मुख्य न्यायाधीश है, ये 9 अप्रैल को यानी कि कल ये रिटायर हो रहे हैं। ठीक है। और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। चर्चा कर ले। 18 सितंबर 1964 को जन्मे जस्टिस अरुण पल्ली 1988 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से LLB बैचलर ऑफ लॉज की डिग्री हासिल की और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की थी इन्होंने। न्यायमूर्ति पल्ली ने सितंबर 2004 से सितंबर 2007 तक पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया। उसके बाद अप्रैल 2007 में उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में उन्हें नामित किया गया। ठीक है। तो यहां पर जाने रहिए अरुण पल्ली के बारे में, रिकमेंड किया गया है और संभावना ज्यादा से ज्यादा है कि यही अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। कहां के? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे अरुण पल्ली। ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहां पर देखा जाए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य सीमा पर स्थित गांवों को विकसित कर वहां की आबादी को आजीविका के अवसर देना है। दूसरा कथन है यह कार्यक्रम को वर्ष 2028-29 तक देश के 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के चुने हुए सीमावर्ती गांवों में लागू किया जाएगा। यह कार्यक्रम कौन सा कथन सही है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है? यहां पर जो 17 राज्य है इनको आप ध्यान दीजिएगा। किन पे लागू किया जाना है? बेसिकली जो सीमावर्ती राज्य हैं। अब सीमावर्ती राज्य जब तक आपको मैप में नहीं पता होंगे राज्यों की संख्या कितनी है, आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से एक बार मैप पे नजर दौड़ाइएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। क्या कह रहा है?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है रीजनल प्लान 2051 केवल कानपुर नगर को विकसित करने की योजना है। दूसरा है इस योजना के तहत कानपुर समेत 8 जिलों के 20,094 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को विकसित करने की योजना लागू होगी। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। यहां पर देखा जाए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर भी आपको विचार करना है। पहला कथन है पोषण पखवाड़ा 2025 का उद्देश्य जीवन के पहले 1000 दिनों के दौरान देखभाल को बढ़ावा देना है। दूसरा है यह कार्यक्रम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है सऊदी अरब का जो प्रतिबंध लगाया गया है, सऊदी अरब का यह प्रतिबंध हज के दौरान हुई भगदड़ के चलते लगाया गया है। दूसरा है यह प्रतिबंध स्थायी रूप से सभी देशों पर लागू किया रहेगा। सही विकल्प चुनना है आपको। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। और यहां पर देखा जाए अंतिम प्रश्न, पांचवा प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। पहला कथन है। दूसरा है वह अपनी यात्रा के दौरान केवल पुर्तगाल का दौरा करेंगी। सही विकल्प चुनना है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो ये 5 प्रश्न आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किए। इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिएगा। आपके कोई कुछ कमेंट हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपके अन्य प्रश्न हो और अन्य प्रश्नों में आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन लेना चाहते हैं, तो आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर डेली कुछ ना कुछ सवाल जवाब होते रहते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारा पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर साझा करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।